नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं जो आप लोगों ने भी लास्ट में कई बार मेरे से कॉल करके पूछा है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी रिसेंटली में जो संडे को 7 तारीख को जो एक पेपर हुआ है CDS का, उस CDS में जनरल साइंस से रिलेटेड, इट मीन्स फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन के कई सारे बच्चों का मेरे पास फ़ोन आया जो बार बार वो पूछ रहे हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, मैं ये लगा करके आया हूँ, इसका आंसर क्या होगा, मैं ये लगा करके आया हूँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की और वो वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड CDS में जितने क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो लोग भी इसका लुत्फ़ उठा सकें और वो लोग भी देख सकें कि क्या हमने जिस क्वेश्चन के आंसर को टिक लगाया है वो हमारा सही है या वो हमारा गलत है। लगभग फिजिक्स और केमिस्ट्री के 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्रत्येक साल होता है। इस साल भी ऐसा हुआ है। तो चलिए एक एक करके उन क्वेश्चनों को हम देखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक सेट आपको दिखाई दे रहा है। ये कौन सा सेट है? ये सेट है हमारा D। और यदि इस सेट D की बात करें तो देख लो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सेट है हमारा कौन सा? D सेट है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या यहाँ कोई क्वेश्चन है हमारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 3। क्वेश्चन नंबर यदि 3 ध्यान से देखो तो इसके अंदर बताया गया एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर ऑफ। एल्युमिनियम किससे मैन्युफैक्चर किया जाता है? तो आपको पता है एल्युमिनियम एक धातु है और एल्युमिनियम धातु जो होता है वो मिनरल से यानी अयस्क से प्राप्त किए जाते हैं। तो एल्युमिनियम के अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट। क्या नाम है? बॉक्साइट। याद रखना, एल्युमिनियम कॉपर का ओर, क्या कॉपर के ओर से आप एल्युमिनियम को प्राप्त करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉपर के ओर से तो कॉपर को प्राप्त किया जाता है, फिर माइका के ओर से माइका को प्राप्त किया जाएगा और मैग्नीशियम के ओर से मैग्नीशियम को प्राप्त किया जाएगा। लेकिन एल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए उस ओर का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों बॉक्साइट। क्या नाम है? बॉक्साइट। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ, देखते हैं क्या यहाँ कोई क्वेश्चन है। यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है हमारा फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड। अगले पेज में देखते हैं क्या अगले पेज में हमारा कोई क्वेश्चन है। यहाँ भी हमारा कोई क्वेश्चन फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। अगले में देखते हैं, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ कुछ क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन मेटल बट इन लश्यर। वो कौन सा ऐसा अधातु है जो नॉन लश्यर है? नॉन लश्यर का जो नॉन मेटल है लेकिन उसके अंदर लश्यर है। लश्यर का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों चमक। लश्यर का मतलब क्या होता है? चमक होता है। तो यहाँ पर हमें चमकीले पदार्थ के बारे में बताना है तो ऑप्शन ए है कार्बन। आपको पता है कार्बन एक नॉन मेटल है, जर्मेनियम सिलिकॉन। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों के दोनों, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हैं? ये मेटलॉइड हैं। मेटलॉइड का मतलब ये है उपधातु। बट आपको पता है इसने किसके बारे में पूछा है? इसने पूछा है नॉन मेटल के बारे में। तो बच गया कार्बन और आयोडीन, ये दोनों के दोनों नॉन मेटल है। बट कार्बन के अंदर लश्यर्स की प्रॉपर्टी नहीं होती। लश्यर्स की प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है? आयोडीन के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आयोडीन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ बोथ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि उसको पीट कर लंबी चादर के रूप में बदलना, और डक्टिलिटी का मतलब होता है खींच कर लंबे तार के रूप में बदलना। तो आपको पता है जितने भी हमारे मेटल होते हैं उन मेटल के अंदर इधर मेलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मतलब उनको पीट कर चादर के रूप में भी बनाया जा सकता है और उसके साथ साथ खींच के उसको तारों के रूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले Hg को कभी भी हम खींच नहीं सकते। Hg का मतलब पारा होता है। सीजियम को भी नहीं खींच सकते दोस्तों। अब ये सोडियम और एल्युमिनियम आ गया। तो सोडियम के अंदर मेलेबिलिटी तो होती है बट डक्टिलिटी उसके अंदर उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा Au। Au का मतलब है गोल्ड। गोल्ड यानी बोले तो सोना। और एक छोटी सी बात और बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, सोना एक ऐसा धातु है
जिसकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। मेलेबिलिटी का मतलब होता है आघातवर्धता और डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता। मैं एक फैक्ट बताता हूँ, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। याद रखना, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर ड्रॉ की जा सकती है। तो सोच लो 1 ग्राम कितना होता है और 2 किलोमीटर कितना होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी किसके अंदर पाई जाती है? एयू गोल्ड के अंदर पाई जाती है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 जो फिजिक्स का दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या पूछा गया है? We are given 3 copper wires of different length and different area of cross section. Which one of the following would have highest resistivity? ये कह रहा है हमारे पास 3 तार दिए गए हैं और तीनों तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है और तीनों तारों की लंबाई अलग अलग है। तो बताओ उन तीनों तारों के अंदर सबसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी किस में पाई जाएगी? तो आपको पता है दोस्तों, रेसिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता है? तो बेसिकली
करेगा। तो अंगूठा होता है ये वायर के अंदर फ्लो हो रहे करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो मेरी फिंगर्स है, ये सारी की सारी जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको पता है मदर फादर चाइल्ड, मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, फादर का मतलब क्या होता है फोर्स, और सॉरी फादर मदर चाइल्ड, ये फादर है हमारा, फादर का मतलब है फोर्स और मदर का मतलब क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड यानी सी का मतलब है करंट। इसका मतलब इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। बेसिकली इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात नहीं की जाती, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये आपने देखा, इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 20, 30 तो नहीं है, 31 भी नहीं है, 32 भी नहीं है, हाँ 33 जरूर है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल अकरिंग एसिड इज फाउंड इन अबंडेंट इन टोमेटो। टोमेटो का मतलब है टमाटर, वो पूछ रहा है टमाटर में बताओ कौन सा अम्ल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम है सिरका। क्या नाम है? सिरका। जिसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है अचार बनाने में, अचार में खट्टापन लाने के लिए, या सबसे ज़्यादा अभी आप इसका यूज़ करते हो चाउमीन बनाने के लिए। क्या? चाउमीन बनाने के लिए जो आप सिरका यूज़ करते हो, बेसिकली उसका रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। दूसरा है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में। कौन से फलों में? खट्टे फलों में, या कह सकते हो जैसे लेमन नींबू, या संतरा नींबू, या आप संतरा कह सकते हो, संतरा। बेसिकली इन सभी के अंदर क्या है? खट्टापन है, जिसके कारण इसके अंदर जो एसिड है उसे बोलेंगे सिट्रिक एसिड। टॉर्ट्रिक एसिड पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों इमली में। किसमें? इमली में टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है? तो यही हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्या? ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन अबंडेंट अमाउंट इन टोमेटो। टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। और आपको पता है जब ये ऑक्जेलिक एसिड हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाता है, किसके साथ मिलकर? कैल्शियम के साथ मिलकर, तो बनाता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। और कैल्शियम ऑक्जिलेट की मात्रा ज़्यादा हो जाने से हमारी किडनी में पथरी का कारण बन जाती है। तो टमाटर के ज़्यादा खाने से भी किडनी में पथरी बन सकता है, याद रखना। टमाटर को ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया? ये अगेन केमिस्ट्री का हमारा एक क्वेश्चन है जो डेली लाइफ से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने वाला जो हमारे कंपनियों में आपने देखा हुआ सिलेंडर लगा होता है, उस सिलेंडर के अंदर बेसिकली कौन सी गैस भरी जाती है? ये ऑप्शन में यहाँ दिया गया है। ऑप्शन कह रहा है मटेरियल का नाम सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और डी दिया हुआ है एसिडिक एसिड। तो जिस बच्चे का ये क्वेश्चन पेपर है उस बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेसिकली मैं इसकी एक केमिकल रिएक्शन बताता हूँ दोस्तों। होता क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने वाला सोडा। सोडियम हाइड्रोजन, इसको यहाँ लिखता हूँ, यहाँ आएगा नहीं पूरा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसके साथ जब हम मिक्स कर देते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को, तब हमें इधर क्या प्राप्त होता है? इधर हमें प्राप्त होता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, प्लस प्राप्त होता है H2O, और प्लस में प्राप्त होगा CO2। और CO2 का मतलब है आग बुझाने वाली गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने इस केमिकल रिएक्शन के माध्यम से ऑब्टेन किया है, जिसके माध्यम से आग बुझ जाता है। जैसे ही आप
किसी सिलेंडर से गैस को बाहर निकालोगे तो आग को बुझा देगा, बेसिकली इस रिएक्शन के माध्यम से। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम एक और नाम क्या देते हैं, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, या इसे रसोई का सोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में ये रिपीट किया जाता है कि बताओ जितना वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाई, किसे रिमूव करते हैं, तो आप बोल देना सर धावन सोडा से। किससे रिमूव करते हैं, धावन सोडा। और धावन सोडा किसका कंपाउंड होता है, तो बोलना सोडियम कार्बोनेट का। किसका, सोडियम कार्बोनेट का। तो जिस बच्चे का क्वेश्चन पेपर ए है उसका बिल्कुल आंसर ये सही है। तो एक छोटी सी बात कि पानी के अंदर दो प्रकार की हार्डनेस पाई जाती है, एक परमानेंट हार्डनेस और एक टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को तो हम पानी को गर्म करके उबाल कर दूर कर सकते हैं, बट परमानेंट हार्डनेस को उबाल कर दूर नहीं कर सकते। केवल और केवल उसके अंदर वॉशिंग सोडा को मिला करके दूर किया जा सकता है। कौन से सोडा को, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का ये फॉर्मूला है, सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। ये भी हमारा एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो देखना मेरे प्यारे दोस्तों, केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पूछे जा रहे हैं। मैंने जैसा कि बताया था कि टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन, आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला करके। ठीक है, तो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। करेक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइम हुज सॉल्यूशन इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल। यानी दीवालों के अंदर वाइट वॉश करने के लिए उस सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। दिस सेलेक्ट लाइम रिएक्ट विद कंपोनेंट ए। यदि ये सेलेक्ट लाइम एक कंपोनेंट के साथ रिएक्ट हो जाती है तो रिएक्ट होने के बाद अब वो किसके साथ रिएक्ट होकर के और फिर वो जो बनेगी वो दीवालों के ऊपर एक शाइनिंग मटेरियल देगी। तो बेसिकली इसके लिए केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने याद किया होगा मेरे दोस्तों, वो क्या है वो ध्यान से देखना। ये कहता है कि यदि कैल्शियम ऑक्साइड यानी ये है हमारा बेसिकली लाइम, सेलेक्ट लाइम, या सॉरी इसे हम बोलते हैं लाइम का मतलब चूना, प्लस में इसके साथ जब हमने मिक्स कर दिया है किसको, वाटर को, तो ये बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों सेलेक्ट लाइम, या जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, लेकिन जब इस बुझे हुए चूने के साथ हम दोबारा से मिक्स कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेसिकली ये बन जाता है CaCO3 प्लस में H2O। ये हमारा बेसिकली इसके अंदर A और ये हमारा बेसिकली इसके अंदर B है। तो इसने पूछा है A कौन सा मटेरियल होगा और B कौन सा मटेरियल होगा। तो A कौन सा मटेरियल होगा, तो देखो इस बच्चे का ये भी आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। A होगा कार्बन डाइऑक्साइड और B होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके बाद यदि हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे की तरफ एक देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 वो कहता है हाउ मेनी इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इट मीन्स वो ये पूछ रहा है कि एक इंद्रधनुष में इंटरनल रिफ्लेक्शन कितने बार होता है। तो एक इंद्रधनुष में यदि हम रिफ्लेक्शन की बात करें, तो रिफ्लेक्शन की यदि हम बात करें तो देखते हैं रेनबो कैसे बनता है। तो ये आपको पता है कि ये है हमारे पास सन, और सन के सामने जब वाटर की ड्रॉपलेट होती है और इस वाटर की ड्रॉपलेट के ऊपर जब सन की ये लाइट आती है, ऐसे आती है, तो आपको पता है कि वो इसके अंदर जाके कुछ इस तरीके से अंदर जाएगी और यहाँ से टकरा के कुछ इस तरीके से वो बाहर की ओर निकलेगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसी को हम बोलते हैं TIR, या इसी को बोलते हैं बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब बताओ प्राइमरी, इसको बोलते हैं जस्ट प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो के अंदर कितने बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आपका आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ए। जिस बच्चे का ये सेट है उसका आंसर गलत है। कई सारे आंसर उसने गलत किए बट कई सही भी किए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग द,
ये हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है और आपको पता है सर्कुलर मोशन में जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। और ये किसकी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है एक्सीलेशन की, क्योंकि बेसिकली यहाँ से एक फोर्स लगता है किसी बॉडी के ऊपर जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी होगा। तो फोर्स किस डायरेक्शन में है? सेंटर की तरफ। तो एक्सीलेशन भी किस डायरेक्शन में होगा? सेंटर की तरफ। तो एक्सीलेशन और वेलोसिटी, अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में डायरेक्शन ऑफ मोशन गलत, ऑप्शन में टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी गलत। ऑप्शन सी है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये भी गलत। ऑप्शन डी क्या दे रखा? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, बिल्कुल सही। एक्सीलेशन की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी के। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, किसी भी वस्तु का भार होता है किस वाला है? ये भी गलत रहेगा। तो जिस बच्चे का ये पेपर था उसका ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही था। अगला है द साइज ऑफ द पार्टिकल बीइंग स्टडीड इन नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो का मतलब होता है नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में सीधी सी बात, इसका आंसर ऑप्शन ए 1 एंगस्ट्रम, ये गलत है। एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। बेसिकली ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नैनोमीटर की स्टडी करना 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक होता है, यानी 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक की स्टडी को ही हम बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। क्या बोलेंगे? नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पिनाका। पिनाका क्या है? तो पिनाका एक प्रकार का मिसाइल है। पिनाका एक प्रकार का क्या है? मिसाइल है, जिस मिसाइल की मार करने की क्षमता 40 किलोमीटर तक की है। कितनी? 40 किलोमीटर तक की। ऑप्शन भी देखते हैं। इट इज़ अ मल्टी बैरल रॉकेट मिसाइल, इट इज़ अ टाइप ऑफ बैटल टैंक, टैंक तो नहीं है भाई। इट इज़ एन एडवांटेज सबमेरीन, सबमेरीन भी नहीं है। इट इज़ एन इंडिजियस डेवलपमेंट स्टोन सिस्टम, ड्रोन सिस्टम, ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए, इट इज़ अ मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। अब इसके अंदर देखते हैं क्या यहाँ कोई है हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या यहाँ कोई है। यहाँ भी इसमें से भी नहीं दे नज़र आ रहा है हमें कुछ, इसमें से भी नहीं है, इसमें से भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ठीक है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, यहाँ एक प्रोसेस है, इसे आप पढ़ सकते हो। ऑस्मोसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, वाटर की जो मूवमेंट होती है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑस्मोसिस की ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, लेकिन किसकी तरफ से? देखते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की माध्यम से। किसके? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की माध्यम से। यानी फुली परमिएबल मेम्ब्रेन में ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन डी, हाईली कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है व्हेन वी हीट अ लेड नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राउन गैस। ये कह रहा है कि यदि लेड नाइट्रेट को हम बर्न करें, जलाएं,
तो जलाने के बाद उसके अंदर से जो धुआं निकलेगा, कौन से कलर का निकलेगा? ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा। तो ब्राउन कलर के धुएं निकलने का कारण कौन सी गैस होती है? तो इसके लिए बेसिक